गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका और आज टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जो टॉपिक है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है जो यूनिट 6 है हमारी जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, उसका ये 3rd चैप्टर है। अभी तक इस चैप्टर में हम लोग ने टोटल 6 लेक्चर्स लगाए हैं और आज जो लेक्चर्स का सीरीज है वो लेक्चर नंबर 7 है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो निश्चित रूप से मेरे और भी लेक्चर्स को देखना चाहेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट। अगर आप मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहते हैं या लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर DNCMI टाइप करिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे माय डियर स्टूडेंट आपको 2 ऐप यहाँ पर ओपन हो जाएंगे DNCMI एजुकेशन के। उस ऐप को डाउनलोड करना है जिसमें इसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर से दिया गया है और नीचे लिखा है DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। इसको आप डाउनलोड यहां से कर लेंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए और इसके वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको अभी तक के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहां पर मिल जाएंगे। डाइवर्सिटी द लिविंग बर्ड्स के भी काफी वीडियोस यहां पर पड़े हुए हैं। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सेकंड वे है, कभी कभी क्या होता है कुछ प्रॉब्लम्स आती है, इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए ये यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है 7237841191। इस पे आप फोन करके जो भी प्रॉब्लम है बता सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। आफ्टर दैट दूसरा एक रास्ता ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है और उस यूट्यूब चैनल का नाम है DNCMI एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आप सिंपल सा यहाँ पर DNCMI टाइप करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे चैनल आ जाएगा। सबसे ऊपर मेरी यहाँ पर फोटो होगी जिससे आप मेरे चैनल को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे बहुत सारे वीडियोस भी यहाँ पर मिलेंगे। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा बच्चे हम लोगों को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आइए, अब आपका नंबर है, अब हमारे साथ जुड़िए और टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स का मजा लीजिए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने मेन टॉपिक्स पे पहुंचते हैं। और हम बात करते हैं कि जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था, क्योंकि अब हम लेक्चर नंबर 7 लगाने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग ने क्या देखा है, तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग ने बात करी थी oogenesis की। oogenesis का मतलब होता है एग या ओवम का फॉर्मेशन। और इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सा स्टेप है, इन सारी प्रोसेस को इन स्लाइड के माध्यम से मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्लियर किया है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं oogenesis को ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टडी करना, उनका मोस्ट वेलकम है। आइए लेक्चर नंबर 6 को लगाइए और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लेक्चर नंबर 7 में, जिसमें आज हमें बात करनी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो चलिए, आपको पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है माय डियर स्टूडेंट, वो पूरी तरीके से एक तरीके से हार्मोनल कंट्रोल साइकिल है। कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं, कुछ ओवरी से निकलते हैं और किस तरीके से यूट्रस के अंदर किस तरीके से चेंजेस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, इन सभी को हमें समझना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से इसका होता है, इन सारी चीजों को मैं आज इस स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आप देखिए ये जो बना हुआ है ये लोब है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब दिखाया गया ये पार्ट, और इसके जो ऊपर है ये है हमारा हाइपोथैलेमस। माय डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GnRH। इसका फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो गोनैड्स को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट्स करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आप अपने हार्मोन यहां से रिलीज करिए, जिससे गोनैड्स का फॉर्मेशन वहां पर स्टार्ट हो सके जहां पर इसका फॉर्मेशन होना है। दूसरी चीज, जब ये GnRH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स की इस एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है माय डियर स्टूडेंट, तो यहां से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला होता है FSH हार्मोन और दूसरा होता है LH हार्मोन। FSH हार्मोन का नाम है फॉलिकल, S फॉर स्टिमुलेटिंग, H फॉर हार्मोन, और LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलिए, जिस तरह से देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा था, मेल में जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी तो वहां पर ये लीडिंग सेल में काम कर रहा था, और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल था ये कहां पर काम कर रहा था, ये सर्टोली सेल में काम कर रहा था। याद आया आपको? लेकिन यहां पर देखिए इसका फंक्शन क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये FSH को
जो फॉलिकल्स हैं उसको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। यहां पर देखिए ग्रोइंग फॉलिकल्स दिखाई गई है और यहां पर इनिशियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल। मैंने किस तरीके से प्रॉपर ओवम बनता है oogenesis में मैं आपको समझा चुका हूं, एक एक स्टेप बता चुका हूं, कैसे oogonia से प्राइमरी सेकेंडरी oocytes बनता है, सारे स्टेप मैं क्लियर कर चुका हूं। तो जो भी बच्चे यहां पर नए हैं oogenesis जाकर लगाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ ही ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये जो FSH है माइडोस्टेट, ये ओवरी में एक्ट करता है और वहां पर पता है ओवरी के अंदर ही ये oogonia फाइनली सेकेंडरी oocytes में डेवलप होती हैं। यस, और इसके साथ देखिए ओवरी में जब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां पर एक्ट करेगा तो एक तो फॉलिकल का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है, और दूसरा जो हार्मोन था, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ था, ये क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करेगा, एक तो ओवुलेशन को स्टिमुलेट करेगा कि जब सेकेंडरी oocyte बन जाएगी तो सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आने में, यहां पर हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में LH सर्ज बोलते हैं। तो जैसे ही ये ओवुलेशन होगा, किसकी वजह से होगा, जब LH का लेवल ब्लड में बहुत तेजी से बढ़ेगा। यस, इसी की बात आगे मुझे समझानी है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो LH क्या स्टिमुलेट कर रहा है, ओवुलेशन को स्टिमुलेट कर रहा है, जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर रहा है इनसाइड द ओवरी। क्लियर है माइडोस्टेट, यहां तक पॉइंट्स क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है ये क्या कर रहा है कि जब यहां से ओवुलेशन होता है, यस, तो यहां पर जो ग्राफियन फॉलिकल है यही कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, कार्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाती हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है हार्मोन का, और ये जिस हार्मोन का सिक्रीशन करता है इसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। P फॉर प्रोजेस्टेरॉन और P फॉर प्रेगनेंसी, मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखने का तरीका क्या है, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन और P फॉर प्रेगनेंसी। कौन रिलीज कर रहा है इसको, कार्पस ल्यूटियम जो है इसको रिलीज कर रहा है। इसके साथ ही ये एस्ट्रोजन हार्मोन को भी सीक्रेट करता है, इसके साथ ही ये इनहिबिन हार्मोन्स को भी सीक्रेट करता है ये कार्पस ल्यूटियम। तो मुख्यतः कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रहा है माइडोस्टेट कार्पस ल्यूटियम, डायरेक्ट क्वेश्चन रीड में बन सकता है। पहला प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा एस्ट्रोजन और तीसरा इनहिबिन। यस, प्रोजेस्टेरॉन कहां पे मदद करेगा, ये मदद करेगा प्रेगनेंसी में। चलिए जरा प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका वर्क क्या है। पहला वर्क है प्रोजेस्टेरॉन का कि ये एस्ट्रोजन के साथ मिलके ये एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है कि इसमें इम्प्लांटेशन हो जाए, जो फर्टिलाइज्ड एग है, यस, वो आके यहां पर प्रॉपर जो ओवरी है, अगर आप देखें कि ये जो ओवरी है, यस, तो यहां पर क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब्यूल्स, ये फैलोपियन डक्ट है, यस, और ये फैलोपियन डक्ट है, यस, और यहां पर ये ओवरी है, ये फिम्बरी है प्रॉपर। तो यहां पर यूट्रस की जो अंदर वाली है, कौन सी लेयर, इसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो इसको प्रॉपर तरीके से ये डेवलप करता है कि जिससे जो फर्टिलाइज्ड एग अगर यहां पर फर्टिलाइज हो गया है तो यहां पर प्रॉपर तरीके से आके यहां पर एम्बेडेड कर जाए, मतलब इम्प्लांटेशन हो जाए। तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के साथ मिलके ये फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही ये मैमरी ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करता है कि मिल्क का प्रॉपर सिक्रीशन हो, प्रिपेयर करता है मैमरी ग्लैंड्स को जिससे मिल्क का सिक्रीशन हो, क्योंकि जैसी बेबी का बर्थ होगा उसको क्या चाहिए, कोलोस्ट्रम चाहिए, जो येलो कलर का मिल्क है। क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, IgG एंटीबॉडी होती है, यस, जो उसके इम्यून सिस्टम को बहुत ही डेवलप करती है, बहुत मजबूत करती है। इसके साथ ही इनहिबिट्स रिलीज ऑफ GnRH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन, इसका एक फंक्शन और है, ये जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है जो यहां से रिलीज हो रहा है, इसको भी इनहिबिट्स कर देती है, क्योंकि अगर लगातार ये स्टिमुलेट होता रहेगा तो फिर फॉलिकल का डेवलपमेंट भी और ल्यूटिनाइजिंग जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है वो भी लगातार रिलीज करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहे, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन के जो फंक्शन है आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रोजेस्टेरॉन का जो वर्क है एस्ट्रोजन के साथ कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो अगर फाइनली हम एक नजर डालें तो यहां पर हमने समझा कि प्रोजेस्टेरॉन का एक तो फंक्शन ये है कि एंडोमेट्रियम को प्रॉपर तरीके से तैयार कर देना। एंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रस की इनर लेयर है। और सेकंड, मैमेरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करना जिससे प्रॉपर तरीके से उसका मिल्क का सिक्रेशन हो सके और बेबी प्रॉपर फीडिंग कर सके और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है। सेकंड जो हार्मोन है वो है हमारा एस्ट्रोजन। देखिए एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है? एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है कि ये उस डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फेमाइन है, यस, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, ब्रीज का डेवलपमेंट, ये सब कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन। आप जानते हैं जब प्यूबर्टी पीरियड आती है फीमेल में तो धीरे धीरे उसके ब्रेस्ट भी डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ओवरी में भी चेंजेस आते हैं। तो ये बहुत सारे जो चेंजेस हैं, जो फीमेलनेस है, उसकी आवाज में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो सिर्फ किसकी वजह से हैं? वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हैं। इसके साथ ही ये मॉडरेट लेवल इनहिबिट्स रिलीज ऑफ जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो मॉडरेट तरीके से ये बढ़े हुए हैं उसको क्या करेगा? उसको रोक देगा, इनहिबिट्स कर देगा कि इनका अब जो सिक्रीशन है वो धीरे धीरे कम हो जाए। क्लियर है मेरी बात? तो ये तो फंक्शन हो गया एस्ट्रोजन का, ये फंक्शन हो गया प्रोजेस्टेरॉन का। और कार्पस ल्यूटियम एक तीसरा हार्मोन भी सीक्रेट करता है जिसका नाम है इनहिबिन। इसका फंक्शन क्या है माय डियर स्टूडेंट? यस, एक्चुअली इनहिबिट, ये जो इनहिबिन हार्मोन है ये एफएसएच के रिलीज को रोकता है और कुछ मात्रा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के रिलीज को रोक देता है। दोनों हार्मोन्स कहां से रिलीज हो रहे हैं? एंटीरियर लोब के पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो मुख्यतः तो ये एफएसएच के रिलीजिंग को रोकता है और कुछ हद तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के रिलीज को रोक देता है। तो प्रॉपर इस तरीके से जो ये हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है इसकी वजह से ही प्रॉपर तरीके से जो एग है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपर तरीके से एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो रही है कि वहां पर आकर इंप्लांटेशन प्रॉपर हो सके, मैमेरी ग्लैंड डेवलप हो रही है क्योंकि जब बेबी की डिलीवरी होगी तो उसको प्रॉपर मिल्क चाहिए होगा। तो ये एक हार्मोनल कंट्रोल था जिसका हमने एक ओवरव्यू बात किया। अब अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मुख्यतः वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंडरस्टैंड, ये फिगर प्रॉपर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। यस, इसमें जो हम बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की सबसे फर्स्ट फेज, फिर सेकंड फेज की हम बात करेंगे फोलिकुलर फेज और थर्ड हम बात करेंगे ल्यूटियल फेज की। किस तरीके से फेज आगे प्रोग्रेस करती है, किस तरीके से यहां पर प्राइमरी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, फोलिकुलर फेज किस तरह से आता है, ल्यूटियल फेज क्या होता है, किस तरीके से पिट्यूटरी की जो हार्मोन्स का लेवल किस तरीके से यहां पर फ्लक्चुएट करता है, क्या उससे रिजल्ट्स मिलते हैं, ओवेरियन इवेंट्स में किस तरह से चेंजेस आता है, किस तरीके से ओवेरियन हार्मोन्स का जो लेवल है वो प्लस माइनस हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, और फाइनली किस तरीके से यूटेराइन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एंडोमेट्रियम लेयर में। इन सभी की बात हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत करना है। तो चलिए सबसे पहले कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिगार्डिंग। पहला फैक्ट क्या कहता है? पहला फैक्ट यह कहता है मैडोस्टेट कि जो मिनार्च है, मिनार्च वो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है कि जब फीमेल बेबी 13 इयर्स की होती है तो पहली बार उसको जो ब्लीडिंग होती है, पहली बार जो पीरियड होता है, उस ब्लीडिंग को नाम दिया जाता है मिनार्च। The first menstruation begins at puberty and is called menarche। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से नीट का बन सकता है कि व्हाट इज द menarche। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, आपको पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या तो 28 डेज की आपको देखने को मिलेगी या तो 29 डेज को देखने को मिलेगी। कुछ केसेस में लेकिन जो आइडियल माना जाता है वो 28 to 29 डेज ही होती है। और यहां पर भी देखिए कि डे 1 से हमने यहां से स्टार्ट करके फाइनली यहां पर 28 या 29 डेज तक हम लोग ने साइकिल को देखना है और इस दौरान क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इन सभी की बात हम लोगों को इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में करना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। एक तो मिनार्च का मतलब होता है जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं, और सेकंड होता है कि फीमेल में एक ऐसी भी एज आती है लगभग 50 इयर्स में जब यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, मतलब बंद हो जाती है।
तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज होती है, मतलब रुक जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब क्या है कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो चुकी है, अब रिप्रोडक्शन की पावर खत्म हो चुकी है, एग प्रोडक्शन की मतलब oogenesis की प्रोसेस अब नहीं हो पाएगी, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये जितने भी इवेंट्स आप देखेंगे ये सारे के सारे इवेंट्स स्टॉप हो जाएंगे और बेबी के डेवलपमेंट में नई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ प्राइमरी पॉइंट्स थे जिसकी बात हम लोग ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेफरेंस में करी है। चलिए थोड़ा सा और मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे बढ़ते हैं और पॉइंट को हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कुछ पॉइंट हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। पहला पॉइंट कहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर डे 1 से आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो 28 डेज की है तो 29 डेज की है, तो हमने यहां पर लास्टली देखिए 1 से लेके यहां पर आप देखिए ये 29 डेज पे हमने क्लोज कर दिया। अगर हम मिड की बात करें तो लगभग 14 दिन के आसपास इसका बिल्कुल मिडिल पीरियड होता है। यस, और यही वो टाइम है जिस टाइम पर सेकेंडरी oocyte देखिए बाहर आ रही है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। तो अगर कोई पूछे कि ओवुलेशन का टाइम क्या होता है तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के उसके बीच का जो दिन होता है, अगर ये 28 दिन की है तो बीच का पीरियड क्या होगा? 14वां दिन। यस, 14 डेज। तो 14 डेज में ये ओवुलेशन हो रहा है, पहली चीज। तो पहला पॉइंट क्या है कि ओवुलेशन कब होता है? 14 डेज में होता है। लेकिन याद रखिएगा कहीं कहीं पर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर मान लीजिए खिंच जाए 40 डेज की, तब कैसे निकालेंगे? कब? क्या 20वें दिन होगा ओवुलेशन? नो माय डियर स्टूडेंट, इधर से जो इधर की फेज है, मतलब ये जो 14 दिन की फेज है ये बिल्कुल फिक्स रहती है। अब अगर 40 दिन की साइकिल है तो अगर 14 दिन इधर है तो पीछे कितना दिन हो गया? 26 दिन हो गया, 26 दिन हो गया। क्लियर है? मतलब 26 दिन। लेकिन इधर का जो फेज है, मतलब यहां पर जब ओवुलेशन हो जाएगा, ओवुलेशन से यहां तक का जो पीरियड होता है माय डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल ही फिक्स होता है। मतलब अगर कोई कहता है कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 40 दिन की है तो आप बता सकते हैं कि ओवुलेशन कब होगा? कब होगा? यहां से 26वें दिन बाद ओवुलेशन होगा। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 डेज का है तो उसका ओवुलेशन कब होगा? तो आप देख लीजिए अगर 40 डेज का है तो आपको पता है ये वाला पीरियड्स क्या है? ये बिल्कुल फिक्स है। कितने दिन के लिए? 14 डेज के लिए। तो बचा कितना इधर? 26 डेज। यस, तो यहां 26वें दिन इसका ओवुलेशन यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? फिर से मैंने इसलिए आपको रिपीट कर दिया क्योंकि कभी कभी यहां पर बच्चों को बहुत डाउट्स होते हैं। तो 14th डे जो एवोल्यूशन की बात कही गई है ये एक आइडियल टाइम है अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की टाइमिंग को 28 या 29 डेज मान के चल रहे हैं। सेकंड पॉइंट, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन कौन कौन से हैं? पहला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। किस तरीके से अफेक्ट करेंगे इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है आप देखिए फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहां पर आप देखिए किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल और फाइनली सेकेंडरी oocyte बना और फाइनली यहां पर ये ओवुलेशन हो गया। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या कर रहा है? देखिए इसका लेवल जिस तरीके से घट बढ़ रहा है उसी तरीके से यहां पर प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? दूसरा हमारा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आप देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आप देख रहे हैं कि अगर यहां से देखें तो लगभग इस पीरियड में 13 से 15 दिन के बीच में आप देखिए यहां पर 14वें दिन के जस्ट पहले ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत तेजी से इसका लेवल ब्लड में बढ़ा और जब इसका लेवल ब्लड में तेजी से बढ़ता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का तो इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। अभी आगे बात करेंगे। और इसी पीरियड में जो सेकेंडरी oocyte है ये इससे बाहर आ जाती है, मतलब ओवुलेशन होता है जब एलएच का लेवल अचानक से तेजी से बढ़ जाता है। तो किस तरीके से ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स ओवुलेशन में वर्क करेंगे, किस तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग में वर्क करेंगे, आज इस चार्ट के माध्यम से हम लोग बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
ओवेरियन एक्टिविटी, ओवरी के अंदर किस तरह की एक्टिविटी है, यही फॉलिकल्स प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है जिससे ओवरी के अंदर ये फॉलिकल का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यूटेराइन के अंदर जो एक्टिविटी है, जो यूटेराइन इवेंट्स आप देख रहे हैं, इसमें जो नीचे वाली लेयर माय डियर स्टूडेंट दिखाई गई है, ये एंडोमेट्रियम की लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और जब ब्लड वेसल्स डैमेज करती हैं तो यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो किस तरीके से यूटेराइन की एक्टिविटी होगी, इन सभी को भी आज हम लोग समझने वाले हैं। तो मुख्यतः आपको क्या देखना है, ओवुलेशन 14 डेज में है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन किस तरीके से वर्क करेंगे हम ये देखेंगे, ओवेरियन एक्टिविटी किस तरह से चेंज हो रही है इसको हम देखेंगे, और यूटेराइन में किस तरीके के चेंजेस होते हैं इन सबको आप आगे वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है। ये हमारी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एंटीरियर लोब है। यहां से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, यहां से निकलता है एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन इसको स्टिमुलेट कौन करता है, जो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है जीएनआरएच, जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा और यहां पर इस लोब को स्टिमुलेट करेगा, और यहां से दो हार्मोन्स निकल के आ जाएंगे। पहला आ जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा आ जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यस, अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यस, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखिए ये ओवरी में जाएगा ब्लड के माध्यम से, और यहां पर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट्स को इंड्यूस करेगा। यस, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस तरीके से ओवुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसको हम लोग समझेंगे। चलिए, तो ये तो था एक तरीके से हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से हो रहा है। और अभी इसके पहले मैंने आपको शुरुआत में बताया था किस तरह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कार्पस ल्यूटियम रिलीज करता है वो किस तरीके से अपने फंक्शन करते हैं, उसको मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही समझाया हुआ है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरी साइकिल है, इस पूरी साइकिल को 3 स्टेप में हम लोग समझ लेंगे। पहला स्टेप होता है मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज में क्या होगा, देखिए ये पहला है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होगा, फॉलिकल फेज के जस्ट पहले का जो फेज है इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ये फेज जो चलता है आपका माय डियर स्टूडेंट मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 डेज, मतलब मिनिमम 1 से 30 दिन तक चलेगा, या 5वें दिन तक जो ब्लीडिंग होती है उस फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। यस, और ये क्यों होता है कि जो यूट्रस की अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम, वहां पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो वहां पर डैमेज कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि अचानक से जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, क्योंकि यहां पर जो कार्पस ल्यूटियम है, जो प्रोजेस्टेरॉन ये जो सीक्रेट कर रहा है, इसका लेवल जैसे ही गिरता है वैसे ही इसकी जो लेयर है एंडोमेट्रियम की वो डैमेज करती है और ब्लीडिंग यहां पर स्टार्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा तभी यहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, एंडोमेट्रियम डैमेज करेगी, और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा तो आप देखिए एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो एक्चुअली एंडोमेट्रियम जो डिजनरेट कर रहा है, जो ब्लड उसके जो ब्लड वेसल्स डैमेज हो रहे हैं, कब डैमेज हो रहे हैं, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो रहा है। और ये एंडोमेट्रियम पुनः कब बनेगी, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई जाएगा, मतलब ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा मॉडरेट तरीके से। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो का मेन रीजन क्या हुआ, एंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल्स है उनका डैमेज होना, जिसकी वजह से ये ब्लड बाहर आता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। चलिए सेकंड पॉइंट, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब जैसे सपोज दैट यहां पर ये ओवम यहां पर आ गया, अब ये ओवम अगर जैसे सपोज दैट आपको पता है कि ये इस ओवम को कौन रिसीव करेगा, जो फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर था, फिम्ब्री इसको रिसीव करेगा। यस, इनफंडिबुलर से कहां भेज देगा, एम्पुली रीजन में, एम्पुली से आगे क्या, इस्थमस में, और उधर से स्पर्म आएगा और एम्पुली रीजन में इस एग को फर्टिलाइज करेगा। यस, तो अगर एग फर्टिलाइज होता है तब तो ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर से ये जो स्टेज है फिर से आ जाएगी, एक बार डेवलप करेगी, और अगर यहां पर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर यहां पर ये डैमेज करेगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन कर जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल फेज में हमने क्या देखा, पहला पॉइंट ये देखा 3 से 5 दिन चलती है, इसी फेज में ब्लीडिंग होती है,
जो 3 से 5 दिन तक होती है। इस ब्लीडिंग का मेन काम है जो यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी ब्लड वेसल जब डैमेज होती है तो ब्लीडिंग का कारण बनती है। तो ये हुआ मेंस्ट्रुअल फेज। अब हम बात करेंगे सेकेंड फेज, फोलिकुलर फेज, जिसका दूसरा नाम है प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या कहती है और इसमें क्या चीजें होती है? चलिए हम बात करते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज की, जिसको हम बोलते हैं फोलिकुलर फेज। पहला पॉइंट देखिए, फोलिकुलर फेज जैसे ही आपके मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होती है 5 डेज के बाद, वहां से स्टार्ट होती है। फोलिकुलर फेज में हो क्या रहा है पहले ये देखिए। फोलिकुलर फेज में क्या हो रहा है कि यहां पर जो प्राइमरी फोलिकल है, आप देख रहे हैं यहां पर ये जो प्राइमरी फोलिकल है ये कन्वर्ट हो जाती है फुली मेच्योर ग्राफियन फोलिकल में। आप देखिए फुली मेच्योर ग्राफियन फोलिकल हो गई, मेच्योर फोलिकल हो गई, ग्राफियन फोलिकल हो गई। यस, किसकी वजह से ऐसा होगा? पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल के चेंज होने से। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, आप देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है इसका लेवल जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होगा। यस, कुछ ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं उसका भी लेवल चेंज होगा। इस तरीके से मैच्योर फॉलिकल यहां पर बनेगी। फॉलिकुलर फेज का मतलब ही है कि एक प्रॉपर तरीके से मैच्योर फॉलिकल बन जाए। सेकंड पॉइंट क्या होगा? जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स है कौन कौन से हैं? हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। देखिए यहां पर अगर आप देखें तो ये धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे मेच्योर हो रही है देखिए धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रहे हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो फॉलिकुलर फेज भी धीरे धीरे अपने मेच्योरिटी पर आएंगी और इससे फॉलिकुलर्स डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। और इसके साथ ही ये जो फॉलिकल सेल्स हैं ये एक हार्मोन्स को भी लगातार सीक्रेट करती हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन। यस, ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स को भी सीक्रेट कर रही है माय डियर स्टूडेंट। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है अभी मैं सारा सब कुछ आपको क्लियर करके आया हूं फर्स्ट स्लाइड में। यस, आपको पता है जो सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर है वो एस्ट्रोजन की वजह से ही होते हैं। अब क्या होगा थर्ड फॉलिकुलर फेज में? यहां पर ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने पीक पे पहुंचते हैं कब? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की मिडिल टाइम होता है अर्थात 14 से 15वें दिन में। देखिए जरा क्या ऐसा हो रहा है। यस, यहां पर देखिए ये लगभग 14 to 15 डेज के बीच का टाइम है। और अगर इस पीरियड में आप देखेंगे तो यस यहां पर देखिए दोनों हार्मोन, ऊपर वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और नीचे वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों अपने पीक पर पहुंच रहे हैं। ये कब होगा? फॉलिकुलर फेज में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या होगा यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने बिल्कुल पीक पे पहुंचता है तो इसकी वजह से ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जैसे स्तर ब्लड में तेजी से बढ़ता है माइडोस्टेट, यहां पर ये क्या करेगा, ये इंड्यूसेस करेगा ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर कर जाएंगी। ये जो ग्राफियन फॉलिकल ऊपर से आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएंगी? रप्चर मतलब फट जाएंगी और इसके अंदर को जो सेकेंडरी ओसाइट्स है, यस ये सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाएगा और ये सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाएगा और फाइनली ये ओवरी के बाहर आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ओवुलेशन। और ये जो LH का लेवल तेजी से बढ़ रहा है इस पॉइंट को बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोल रहे हैं? LH सर्ज, जिसकी वजह से प्रॉपर ये ओवुलेशन होगा। तो प्रॉपर अगर आप देखें फॉलिकुलर फेज में कि फाइनली क्या क्या हो रहा है, पहला प्राइमरी फॉलिकल फाइनली आप देखिए एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है? पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स ये दोनों हैं, इनके लेवल ब्लड में चेंज हो रहे हैं। यस, ओवेरियन हार्मोन्स में आप देखिए जो फॉलिकल्स हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकाल रहा है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड पॉइंट में 14-15वें दिन इनका जो सिक्रीशन है वो सबसे ज्यादा होता है। और जब LH का सिक्रीशन सबसे ज्यादा होता है इसको बोलते हैं LH सर्ज, जिसकी वजह से प्रॉपर ये हो जाता है ओवुलेशन, मतलब मैच्योर फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एग। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? चलिए तो ये हुआ हमारा फॉलिकुलर फेज।
और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फेज की, जिसको बोलेंगे ल्यूटियल फेज या इसको बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। चलिए इसमें क्या क्या चीजें होंगी इसकी बात कर लेते हैं हम लोग अब ल्यूटियल फेज की। अगर हम ल्यूटियल की फेज की बात करें तो इस फेज में जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं कौन से, ग्राफियन फॉलिकल्स के, आप देखिए रिमेनिंग पार्ट्स हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपको पता है यही कार्पस ल्यूटियम है जो क्या क्या 3 हार्मोन सीक्रेट कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनिबिन। याद आया आपको? तो ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, ल्यूटियल फेज का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट्स कर रहा है, लार्ज अमाउंट में किसको, प्रोजेस्टेरॉन को, जो कि एसेंशियल है एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए। भाई एंडोमेट्रियम जहां पर डैमेज हो गई थी ना, अब क्या होना है, अगर एग यहां पर फर्टिलाइज होता है तो भाई उसको एंडोमेट्रियम भी तो प्रॉपर चाहिए जहां पर ये एग आके फर्टिलाइज एग आके इंप्लांट होगा। तो ये जो एंडोमेट्रियम का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, मेंटेनेंस होगा, वो किस हार्मोन की वजह से होगा, ये इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मदद से तो होगा। तो आप देखिए जैसे जैसे कार्पस ल्यूटियम डेवलप कर रहा है वैसे वैसे एंडोमेट्रियम की लेयर भी प्रॉपर, ये ब्लड वेसल्स जो दिखाई गई हैं, ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, यदि इस ओवम का ये जो आया है सेकेंडरी साइड, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अगर ये कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो अचानक से क्या होगा कि जो प्रोजेस्टेरॉन ये रिलीज कर रहा था इसका लेवल डाउन होगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा आप देखिए यहां पर जो एंडोमेट्रियम की डैमेज फिर स्टार्ट हो जाएगी और नई साइकिल फिर यहां से चालू हो जाएगी, क्योंकि ब्लीडिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा ल्यूटियल फेज, जो कि हमारा थर्ड फेज है। तो फाइनली हम लोग ने इस ल्यूटियल फेज में क्या देखा, पहला देखा कि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो रही है। दूसरा हमने देखा कि कार्पस ल्यूटियम जब बन जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, और यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम उसको मेंटेन कर देगा। और तीसरा, अगर ये जो सेकेंडरी ओसाइट है अगर ये फर्टिलाइज नहीं होती है तो फिर ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट कर जाएगा, और जैसे ही डीजनरेट करेगा तो फिर ये एंडोमेट्रियम की लेयर टूटेगी और फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी ल्यूटियल फेज, जो कि थर्ड फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल और किस तरीके से प्रॉपर चेंज आपको देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है ठीक वैसे वैसे आप देखिए किस तरीके से ओवरीज में ओवरी के अंदर ये इसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, किस तरीके से जब भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चेंज हो रहा है किस तरीके से एंडोमेट्रियम प्रॉपर डेवलप कर रही है, और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन है यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट देखा हम लोगों ने तीनों फेजों को। यस, तो अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट फाइनली, तो मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करिए, मेरा कांटेक्ट नंबर मैं आपको बता चुका हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू, वी विल मीट अगेन। यस, गुड नाइट, टू सी यू, बाय बाय।